Good morning students. Today we will discuss about basics of Python programming. This is the chapter 7. इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था उसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन फॉर ऑल क्लासेस. और आज का जो ये लेक्चर है ये 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन लेक्चर है. इसमें दोनों ही बेसिक्स थिंग्स जो है मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगा. सबसे पहले हम लोग रिवीजन की अगर हम देखें बात करें तो सबसे पहले कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन पढ़ा था. इसके बाद में हम लोगों ने पाइथन के बेसिक्स में कैरेक्टर सेट्स के बारे में हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, यहाँ पर डिस्कस की थी. फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ डेटा पढ़ा था, जस्ट लाइक लेटर, डिजिट, सिंबल, वाइट स्पेस एंड अदर कैरेक्टर्स. यूनिकोड और आस्की कोड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था. इनपुट आउटपुट में मैंने आपको एक छोटा सा सैम्पल प्रोग्राम बताया था जिसमें हम लोगों ने दो वेरिएबल डिज़ाइन किए थे और उन वेरिएबल को प्रिंट कमांड की मदद से आउट आपने करवाया था. आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आपने करवाया था. फिर हमने एक फंक्शन देखा था, रॉ इनपुट. ये फंक्शन जो है यूज़र का जो भी प्रोग्राम आप कीबोर्ड से जो भी डेटा आप उसको देते हैं ये उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कैलकुलेट कर लेता है. फिर हम लोगों ने एक छोटा प्रोग्राम देखा था एज का, जिसमें आप यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं और उस वैल्यू के अंदर आप कुछ ऑपरेशन अगर परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था. इस स्लाइड में आप देखिए c=h+2. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था यहाँ पर इंडेंटेशन. तो इंडेंटेशन जो है पाइथन प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सपोज अगर आप इंडेंटेशन नहीं देते हैं या इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर जो आप आउटपुट चाह रहे हैं, डिज़ायर्ड आउटपुट आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा. तो इस केस में हम लोगों ने आपको यहाँ पे बताया था कि एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बताया था इफ़ कंडीशन में. अब आपको ये मैं बता दूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि इंडेंटेशन देना है या नहीं देना है. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में अपने आप ही इंडेंटेशन लग जाता है जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होती है. जैसे सपोज़ यहाँ पर लिखा है इफ़ 3 > 2 : तो कॉलन के बाद में जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडेंटेशन ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा. लेकिन आपको इस इंडेंटेशन को चेंज नहीं करना है. आपको बैक स्पेस से जा कर के वापस इसको अपने फर्स्ट पोजीशन पे लेकर के नहीं आना है इस प्रिंट कमांड को. अदरवाइज इंडेंटेशन आप खुद अगर इसको चेंज करेंगे तो ही आपको वो एरर देगा और नहीं तो प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिक इंडेंटेशन करेगा अकॉर्डिंग टू कमांड्स. नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर्स. उसमें से हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था. तो कीवर्ड्स जो है आपके सामने मैंने इस टेबल के अंदर कुछ आपको बता दिए हैं. इसमें आप देख लीजिए एंड, एक्स, नॉट, एज, फाइनली, और, एसर्ट, फॉर, पास, ब्रेक, फ्रॉम, प्रिंट. इस टाइप के जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको आप एज ए वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम में. और ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनका एक वैलिड मीनिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर. इन कमांड्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये इनके ऊपर जो भी फंक्शन सेट किया हुआ है वो फंक्शन परफॉर्म होगा. यहाँ पर फिर देखते हैं पाइथन में आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं. तो आइडेंटिफायर दैट मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको कैसे करना है. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स आपको बता रखे हैं. जैसे माई बुक कुछ कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में आप कर सकते हैं, है ना. स्मॉल लेटर और न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक में कर सकते हैं, सारे स्मॉल में भी डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल को. लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उसके थ्रू आप जस्ट लाइक स्टार, प्लस, हैश, इस टाइप से जो सिंबल्स हैं इनके थ्रू आप वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं. फिर हम लोग ने पढ़ा था, हम लोगों ने इसमें क्लासेस के बारे में पढ़ा था. तो क्लासेस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्लास का नाम हमेशा एक अपर केस लेटर के साथ में स्टार्ट होगा और आइडेंटिफायर जितने भी होंगे उसी क्लास के वो सभी लोअर केस में रहेंगे. यहाँ पर अपर केस का मीनिंग है कैपिटल लेटर्स और लोअर केस का मीनिंग है स्मॉल लेटर्स. स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विद सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट्स दैट द आइडेंटिफायर इज प्राइवेट. अब क्लास के अंदर जितने भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो सभी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहेंगे. आइडेंटिफायर के बीच में आप अंडरस्कोर अगर 2 अंडरस्कोर लगाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग प्राइवेट आइडेंटिफायर बनेगा. और आइडेंटिफायर जो है वो 2 ट्रेलिंग अंडरस्कोर के साथ में अगर आप उसके बाद में आइडेंटिफायर डिफाइन करने के बाद में 2 अंडरस्कोर लगाते हैं तो यहाँ पर भी वो जो है आइडेंटिफायर जो है ये लैंग्वेज डिफाइन स्पेशल नेम कहलाएगा.
फिर लिटरल्स की बात कर लें तो एग्जाम्पल ऑफ लिटरल्स में लिटरल्स पहले होते क्या है, तो लिटरल्स इन पाइथन कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर, टेक्स्ट, अदर डाटा रिप्रेजेंट वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। लिटरल्स एग्जाम्पल है कुछ लिटरल्स के यहाँ पर, जैसे नेम जॉनी, इफ नेम फिर जॉनी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स, फिर इंटीजर लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स। इस टाइप के जो लिटरल्स, ये ना हम लोग जो वेरिएबल को इनपुट दे रहे हैं, जो भी वैल्यू वेरिएबल को बोल रहे हैं कि हाँ भैया तुम इस वैल्यू को स्टोर करो अपनी मेमोरी ब्लॉक में, तो उस वैल्यू का टाइप कैसा है वो टाइप हमें यहाँ पर लिटरल्स बताएगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाले में नेम एक वेरिएबल है और उसको मैंने एक जॉनी नाम का वर्ड जो है स्टोर करने के लिए दिया है मेमोरी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे आप जॉनी जो है वो एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में है। यहाँ पर जब भी आपको प्रोग्राम के अंदर सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई लाइन लिखी हुई दिखे तो उसे आप एक स्ट्रिंग मानिए, और उस स्ट्रिंग को जो है हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के जो एग्जांपल है इसमें इस डाटा को क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स। नेक्स्ट है इंटीजर लिटरल्स। क्या होते हैं पाइथन में, तो सपोज इफ यू गिव एनी इंटीजर वैल्यू टू अ वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड इंटीजर लिटरल। इंटीजर मैंने आपको बताया था 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यूज़ को हम लोग इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पर एज एक वेरिएबल है और उसको हमने एक वैल्यू दी है, दिस इज कॉल्ड 22। तो 22 जो है वो एक इंटीजर है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीजर लिटरल। सपोज इफ यू हैव टू गिव फ्लोट लिटरल इन पाइथन, है ना, अगर आप फ्लोट लिटरल किसी वेरिएबल को देते हैं, जस्ट लाइक फ्लोट किस चीज़ को हैंडल करता है, वो डेसिमल वैल्यूज़ को हैंडल करता है पाइथन में। तो आपने सपोज किसी वेरिएबल को अगर पॉइंट वैल्यू दी है तो दिस इज कॉल्ड फ्लोट लिटरल्स, है ना। यहाँ पर आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि ये लिटरल्स है क्या। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना होगी, क्योंकि ये आपको एग्जाम पर्पज से भी बहुत उपयोगी रहेगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल लिटरल्स में। आप अगर कोई ज़ीरो दे रहे हैं, ना कोई कैरेक्टर दे रहे हैं, कुछ भी अगर आप नहीं दे रहे हैं किसी वेरिएबल को, तो यहाँ पर आप क्या देंगे उसे, तो जब कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर नन होगा। ठीक है, तो ये जो नन है, नन ऑफ दिस जो हम बोलते हैं, तो नन मतलब कोई नहीं। तो पाइथन के अंदर या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जहाँ पर भी आपको कोई वैल्यू अगर नहीं देना है, क्योंकि पाइथन में 0 भी एक वैल्यू है, तो अगर कोई भी वैल्यू नहीं देना है तो आप वहाँ पर नन लिख सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर आप नन नहीं लिखते हैं तो ये जो वाइट स्पेस जो दिख रहा है ये भी एक वैल्यू की तरह काउंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको नन लिखना बहुत ज़रूरी रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पर कुछ लिटरल्स आपको यूज़ में आएंगे प्रोग्राम बनाते समय, तो उसमें से एक है बैकस्लैश, दूसरा है सिंगल कोट, डबल कोट, आस्की बेल। सपोज अगर आपको कोई आउटपुट बेल के या बज़र के साथ में अगर आपको चाहिए, है ना, आपके सिस्टम से एक बेल की बीप की आवाज़ आए और उसके साथ ही आपको आउटपुट मिले, तो यहाँ पर आपको ये आस्की का बेल आइकॉन जो है /a, है ना, ये वाला आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके सिस्टम में इनबिल्ट स्पीकर सिस्टम होगा तो यहाँ पर आपको बेल की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। फिर हम लोग देखते हैं बैक स्पेस, तो इसके लिए आपको /b लगाना पड़ेगा। आज की फॉर्म फीड में हम लोग देखेंगे /f जो है वो फॉर्म फीडिंग का काम करेगा, /n लाइन फीडिंग का काम करेगा। फॉर्म फीडिंग और लाइन फीडिंग में डिफरेंस क्या है, लाइन फीडिंग में क्या होता है कि जो भी आपका एक लाइन कंप्लीट होने के बाद में अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो आपको /n लिखना है, लेकिन अगर आपका एक पूरा पेज कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है ना, जैसे आपने सपोज एक पेज के अंदर एक लाइन लिखी है और उस लाइन के बाद में आप चाहते हैं कि अगली लाइन जो है वो अगले पेज पे आए, तो यहाँ पर आपको /f प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कैरी एज रिटर्न भी है, हॉरिजेंटल टैब अगर आपको चाहिए, वर्टिकल टैब आपको चाहिए, ठीक है, ऑक्टल वैल्यू अगर आपको चाहिए, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ आपको चाहिए, तो यहाँ पर ये सभी जो लिटरल्स है आपको प्रोग्रामिंग में यूज़ करना पड़ेंगे। और मोस्ट ऑफ द लिटरल्स यूज्ड इन प्रिंट स्टेटमेंट। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगी। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कल। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप, ये सभी के बारे में देखते हैं हम लोग। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो प्लस सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो हमारा, तो इसे हम
यूज़ करेंगे दो नंबर्स का एडिशन करने में। सपोज ए और बी दो ऐसे वेरिएबल हैं जो हमारे यूज़र से दो नंबर को अपने अंदर स्टोर करेंगे, और उसके बाद में एक्स एक वेरिएबल है जो ए और बी के रिज़ल्ट को अपने अंदर स्टोर करेगा, और यहाँ पर प्लस जो है वो ए की जो भी वैल्यू रहेगी बी की वैल्यू है उन दोनों को प्लस करके जो भी आउटपुट आएगा उसको एक्स वेरिएबल में स्टोर करेगा। बाद में हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से यहाँ पर एक्स को जो है शो करवा देंगे, क्योंकि उस समय ये जो आउटपुट है ये एक्स का ये मेमोरी के अंदर ही रहेगा, लेकिन आपको इसको अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है तो यहाँ पर आपको जो है प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा माइनस का। फिर डिवीज़न अगर आपको करना है, और इफ़ यू वांट कोशिएंट इन आउटपुट स्क्रीन सो यू हैव टू यूज़ दिस ऑपरेटर, तो स्लैश आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ए अपॉन बी। इसके बाद में अगर इफ़ यू वांट टू डू मल्टीप्लिकेशन देन यूज़ स्टार। पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर की हम बात करें तो स्टार जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपने किसी चीज़ को डिवाइड किया और डिवाइड के बाद में आप कोशेंट नहीं चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या है ना, तो रिमाइंडर के लिए आपको जो है ए और बी की जो भी दो वैल्यू लेने के बाद उसमें इस तरह का ऑपरेटर आपको लगाना पड़ेगा। ये जनरली हम लोग मैथ्स में इसे परसेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन पाइथन में इसे मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको परसेंटेज नहीं देगा, ये आपको देगा रिमाइंडर। इसके बाद में फ्लोर डिवीज़न मेथड है। फ्लोर डिवीज़न में क्या होगा, अगर आप किसी भी ए और बी के बीच में डबल स्लैश अगर लगाते हैं तो डबल स्लैश क्या करता है कि डिजिट्स जो हैं आफ्टर डेसिमल उन्हें रिमूव कर देगा। सपोज अगर आपने 5 को 2 से डिवाइड किया है तो आंसर आपका 2.5 है, तो इसमें 2.5 की जगह आपको आंसर मिलेगा ओनली 2, क्योंकि पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू है ये रिमूव कर देता है। इसके बाद में आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में कोई भी वैल्यू है उसे आप पावर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर आपने लिखा है a इंटू बी दैट इज़ वो मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर आपने लिखा है a इंटू बी है ना, a स्टार स्टार b अगर आपने लिखा है तो a की पावर b वो रहेगा। ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फिर से वही छोटा सा प्रोग्राम। हमारे सामने है x और y दो वेरिएबल, उनकी वैल्यू हमने प्रोग्राम में पहले से ही डिफाइन कर दी है। इस बार यूज़र से हमें कुछ भी नहीं लेना है। अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट x प्लस वाई, तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है x प्लस वाई इक्वल टू, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाने के लिए होगी, लेकिन जो एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है x और y के अंदर। ये x और ये y जो है ये दो वेरिएबल हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है इसे आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये एक तरह से कमेंट सेक्शन होता है। तो अगर ये इसका काम क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी है वो आपको सिर्फ प्रिंट के लिए दिया गया है, आपकी सुविधा के लिए, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म तो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये दोनों देखिए आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है और इसे कॉमा लगा करके हम लोगों ने सेपरेट किया हुआ है। फिर प्रिंट के अंदर हम लोग देखेंगे x माइनस वाई, फिर x मल्टीप्लाई वाई, फिर x डिवाइडेड वाई, x डबल डिवाइड दैट मीन्स फ्लोर डिवीज़न, फिर x इंटू वाई। इन सभी का आउटपुट आप देख लीजिए यहाँ पर x प्लस वाई दैट मीन्स 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 5 माइनस 4 1, 5 इंटू 4 20, 5 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 1। ये 1 किस चीज़ का है, 1 ये जो है आपको कोशेंट रिप्रेजेंट करेगा। फिर x डबल डिवाइडेड बाय y, तो यहाँ पर आपको फिर से 1, तो डबल डिवाइड वाला जो ऑप्शन है वो क्या करता है कि जो पॉइंट वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा। डबल डिवाइड दैट इज़ फ्लोर डिवीज़न, देखिए यहाँ पर रिमूव डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसके बाद में x इंटू वाई दैट मीन्स यहाँ पर x जो है उसकी पावर बनेगी आपकी 4, x की पावर 4 दैट मीन्स 5 इंटू 5 इट इज़ 625 आंसर। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन इंटर्ड अमाउंट रेट इन टाइम। तो आपको क्या करना है, ये इसको देख करके आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम बनाना है पाइथन के अंदर, ये आपका एक असाइनमेंट भी है। ये सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम बनाना है, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। दैट मीन्स आपको चाहिए क्या,
SI यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। P की वैल्यू आपके पास होना चाहिए, R की वैल्यू होना चाहिए और T की वैल्यू होना चाहिए। जब ये तीन वैल्यू आपके पास होगी तो आप इन वैल्यूज़ को फार्मूले में फीड करेंगे और आउटपुट आप लेकर के आ जाएंगे। तो ये इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, तीन वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल दिए हैं, ऐसे आपको तीन वेरिएबल निकालने पड़ेंगे। P इक्वल टू R इक्वल टू T इक्वल टू, P की वैल्यू आप कुछ भी 1000 दे दीजिए, R की वैल्यू 2% दे दीजिए और T की वैल्यू 1 ईयर या 2 ईयर दे दीजिए। इसके बाद में तीनों वैल्यू लिखने के बाद आपको लिखना है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T और अपॉन 100। तो अपॉन 100 के लिए आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना है, डिवाइड का जो स्लैश जो दिया हुआ है। अपॉन 100 जैसे ही आप लिखते हैं और इसके बाद में प्रिंट में लिखिएगा आप प्रिंट SI, है ना, या फिर प्रिंट के अंदर आप लिख लेना यहाँ पर P R और T की वैल्यू देने के बाद प्रिंट करेंगे SI इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद में वो जो फार्मूला था P इंटू R इंटू T अपॉन 100 वो यहाँ पर इस जगह पर लिख दीजिए। ऐसा लिखने से क्या होगा, जब आप इसको रन करेंगे, ब्रैकेट बंद होने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपको डेफिनेटली सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम बन चुका है जिसमें आप कोई भी नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बार बार फॉर्मूला वो नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको तीन वैल्यू देना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको सामने निकल के आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है EMI कैलकुलेटर इन पाइथन। अब हमें क्या करना है, एक EMI कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है कि हमारी मंथली, हमने अगर जैसे कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है तो मंथली हमारी EMI कितनी रहेगी वो हमें ये प्रोग्राम बताएगा। तो यहाँ पर EMI कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि EMI कैलकुलेटर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डेफ है, डेफ क्यों लिखा, तो डेफ पाइथन के अंदर डेफ की भी अपनी एक वैल्यू है। डेफ यहाँ पर एक कीवर्ड है और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है फंक्शन को बनाने के लिए। अब फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एक ऐसा सेट ऑफ कोड रहता है कि जिसको एक बार बनाओगे और उसको जो है फिर आप बार बार आप उसको यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। एक ही बार आपको उसकी पूरी डेफिनेशन करनी है, बनाने के बाद में आप सिर्फ उसे बाद में जब प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे उसके नाम से कॉल करेंगे और वो उसका काम करेगा, उसकी जो भी डेफिनेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता रहेगा। तो यहाँ पर पहले मैंने एक फंक्शन को बनाया है, फंक्शन में डेफ EMI कैलकुलेटर नाम से एक फंक्शन बनाया है और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि तीन वैल्यू के साथ में ये फंक्शन काम करे, P R और T, प्रिंसिपल, रेट और टाइम के साथ। तो यहाँ पर ये मैंने इसके आर्गुमेंट लगा दिए और फिर ये आपको कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है। कॉलन लगाना, कॉलन इसका सिंटेक्स का पार्ट है। कॉलन आपने जैसे ही लगाया तो यहाँ पर आपको ये जो इंडेंटेशन ये मिल जाएगा, यानी अब ये वाली जो चार लाइनें हैं ये इस फंक्शन के अंतर्गत ही काम कर रही है, ये इसके अंडर में काम कर रही है, ताकि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये सारा जो प्रोग्राम का ये जो डेफिनेशन है ये पूरी परफॉर्म होगी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक फार्मूला लगा दिया, R इक्वल्स टू R अपॉन 12 इंटू 100, है ना। एक महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर R अपॉन 12 इंटू 100 किया, फिर T की वैल्यू निकाली, T इंटू 12 1 मंथ पीरियड के लिए, फिर EMI का फार्मूला लगाया, P इंटू R इंटू पावर ऑफ 1 प्लस R T अपॉन पावर 1 प्लस R T माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए ये पावर फंक्शन क्या करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर निकालने के लिए आपको डबल स्टार का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप सपोज डबल स्टार का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं आप, तो उसके बाद में उसका अल्टरनेट है पाव आप जिसे लगाते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, P इंटू R की पावर, ये जो R की जो भी वैल्यू रहेगी उसकी पावर आपको कैलकुलेट करके देगा। तो ये जो 1 प्लस R T जो है ये इस R की पावर बन जाएगा। फिर उसके डिवाइड में हम लोगों ने वापस से ये लगाया और बाद में हमने ये सब होने के बाद हम चाहते हैं कि हमें मिले क्या, तो रिटर्न में हम लोगों ने EMI को रिटर्न करवाया, यानी जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको वो EMI निकाल के देगा। अब ये तो हुआ हमारा कोड, है ना, हमारा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन हमने बना दिया है, अभी सिर्फ हमने फंक्शन बनाया है। यहाँ पर आप देखिए प्रिंट स्टेटमेंट या ऐसी कोई चीज़ हमने अभी तक नहीं वो करी। तब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अब ये मेन हमारा कोड है, जनरल कोड, ठीक है, ये तो हमारा फंक्शन हो गया। और ये वाला जो है कोड है हमारा, इसमें पहला है प्रिंसिपल, दूसरा रेट, तीसरा टाइम और नेक्स्ट है हमारा EMI। तो तीनों चीज़ें, ये P R और T की तीनों चीज़ें हमने यहाँ लिख दी।
इसके बाद में EMI नाम का जो फंक्शन था ये हमने बनाया, और हमने ये EMI इक्वल्स टू EMI, अब यहाँ पर एक वेरिएबल है और फंक्शन हमारा ये था EMI कैलकुलेटर, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। कॉल करने के बाद में इसमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम की वैल्यू इन तीनों के अंदर आ जाएगी। जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो प्रिंसिपल की जगह यहाँ आ जाएगा 10,000, रेट की जगह आ जाएगा 10 और टाइम की जगह आ जाएगा 2। जब ये चीज़ कंपाइलर पढ़ेगा, रीड करेगा, इंटरप्रेटर रीड करने के बाद में जब EMI कैलकुलेटर को देखेगा कि यार ये EMI कैलकुलेटर क्या है, तो वो यहाँ पर इस फंक्शन को रीड करने के लिए जाएगा। EMI कैलकुलेटर को कॉल किया है तो EMI कैलकुलेटर का फंक्शन है क्या, तो यहाँ पर देखिए R और T के साथ में फार्मूला लगाया हुआ है, EMI इक्वल्स टू P इंटू R और ये सारी चीज़। तो इस पूरे फार्मूले के अंदर जो है P, R और T की वैल्यू पुट करके आउटपुट इंटरप्रेटर निकालेगा, कंपाइलर हमारा आउटपुट निकाल देगा और EMI पे वो सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और फिर हम लोग वो जो EMI वाली वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी इस EMI में, और उसके बाद में प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए ये मंथली EMI इज़, ये तो हमने कमेंट प्रिंट करवा दिया, और ये जो EMI है ये हमारा एक्चुअल आउटपुट रहेगा। इस तरह से हमारा ये जो प्रोग्राम है ये रन हो जाएगा। आप इसे एक बार सिस्टम पे रन करके ज़रूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑपरेटर कंटिन्यू, अरिथमेटिक ऑपरेटर कंटिन्यू। सपोज़ अगर आप एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि मंथली मुझे जैसे GST कैलकुलेट करना है, तो GST किसी प्रोडक्ट की GST अगर बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको GST का फार्मूला पता होना चाहिए। GST के फार्मूला पता होने के लिए आपके पास ये रहा आपका फार्मूला। अगर आपको नहीं पता है तो GST अमाउंट जो भी है आपका वो उसके अंदर 100 का मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग के साथ। तो पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें GST बनानी है, GST कैलकुलेट करना है ओरिजिनल और नेट प्राइस के ऊपर। तो हमने एक फंक्शन बना दिया कैलकुलेट GST, इसमें ओरिजिनल कॉस्टिंग और नेट प्राइस दोनों वेरिएबल पैरामीटर के रूप में हमने इसके अंदर लिख दिए हैं। फिर रिटर्न में हमको क्या मिलना चाहिए, तो रिटर्न में यहाँ पर अब हमने अलग से फार्मूला न लगा करके यहाँ पर डायरेक्ट हमने फार्मूला लगा दिया। तो नेट प्राइस माइनस ओरिजिनल कॉस्ट और उसमें 100 का मल्टीप्लाई अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट। ये GST अमाउंट कैसे निकलेगा, वो ऐसे ही तो निकलेगा, जो नेट प्राइस है वो और जो ओरिजिनल कॉस्टिंग है वो दोनों में 100 का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट। ये चीज़ जो है जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये वाला फार्मूला जो है रिटर्न होगा। बस ये चीज़ हमने बना दी। इसके बाद में हम आ गए मेन प्रोग्राम में, ड्राइवर प्रोग्राम टू टेस्ट अबाउ फंक्शन। अब इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी है। तो ओरिजिनल कॉस्टिंग की वैल्यू 100 है, नेट प्राइस हमारा 120 रुपये है, और प्रिंट में अब हम लोगों ने GST इक्वल टू NDL। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इसे आप ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही इन्वर्टेड कॉमा में है। तो ये दोनों ही यहाँ पर क्या होगी, सिर्फ प्रिंट होगी और कुछ नहीं होगा। एंड इक्वल्स टू का मतलब ये है कि ये क्या करता है कि लाइन का एंड शो करता है, इंटरप्रेटर को ये बताता है कि हाँ भैया ये लाइन जो है आपकी यहाँ ख़त्म हो गई। और ये वाला जो GST वाला है ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और एंड इक्वल्स टू ये एक कीवर्ड है, तो ये इसका जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में प्रिंट राउंड कैलकुलेट GST जो है हमने फंक्शन को कॉल किया, और राउंड फंक्शन क्या करेगा कि जो भी GST होगी उसको राउंड ऑफ कर देगा। सपोज अगर GST का अमाउंट 10 रुपीज़ 40 पैसे है तो राउंड फंक्शन उसको 10 रुपीज़ में आपको शो कर देगा। और इसके बाद में हम लोग जो है प्रिंट परसेंटेज, तो परसेंटेज भी देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो ये भी एज इट इज़ प्रिंट होगा, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। जो भी मेन लाइन है वो इस प्रोग्राम की वो सिर्फ यही वाली है। इसके अंदर हमने इस दो वैल्यू दे दी, कॉस्टिंग की और प्राइस की, और उसके बाद में ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट करवा दी। इसको आप जब बनाएंगे, बनाने के साथ ही जब आपको आउटपुट मिल जाए तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन आप ज़रूर करके देखिएगा। इसमें आप और भी फार्मूले लगा करके मैथ्स के और अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेटर कंटिन्यू के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके पास में दो कंडीशन रहेगी, दो वैल्यूज़ रहेगी, तो उस केस में आपको जो है रिलेशनल ऑपरेटर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे सामने डबल इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है। डबल इक्वल्स टू का डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो इक्वल टू है रिटर्न ट्रू इफ़ ए इक्वल टू बी। जैसे देखिए इसका एग्जांपल हमने ए और बी के बीच में डबल इक्वल्स टू लगाया है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर रहेगा।
यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं रहेगा। जैसे सिंगल ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू अगर मैं लगाता तो ए को बी की वैल्यू असाइन हो जाती, लेकिन यहाँ पर ए डबल इक्वल टू दिया है तो मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों कंपेयर होगी। अगर ये दोनों ट्रू होगी, एक जैसी वैल्यू होगी तो ट्रू आपको मिलेगा। अगर ये दोनों नहीं कंपेयर हो रही है तो यहाँ पर आपको फॉल्स का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ए और बी की दो वैल्यू आप प्रोग्राम में ज़रूर डिफाइन कर दीजिएगा। सपोज ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में फॉल्स देखने को मिलेगा। दूसरा जो ऑप्शन है नॉट इक्वल टू। मैथ्स में नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग इक्वल टू लगा करके बीच में एक स्लैश लगा देते थे, वो नॉट इक्वल टू बन जाता था। लेकिन हमारे कीबोर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो नॉट इक्वल टू को शो करे, इसलिए पाइथन के या किसी भी प्रोग्राम में नॉट इक्वल टू जो है वो आपको इस तरह से शो होगा। इसके लिए आपको नॉट इक्वल टू जो शिफ्ट दबा करके 1 को दबाएंगे तो 1 के ऊपर जो सिंबल है ये और इसके बाद में इक्वल टू, ये दोनों ही को मिला करके नॉट इक्वल टू बनता है। तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल नॉट इक्वल है या नहीं है, अगर सपोज ए 5 है और बी भी 5 है, तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ कि क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल है, बी के नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों मिलेगा? क्योंकि इक्वल तो है और मैं कह रहा हूँ नहीं है, तो वो हमें फॉल्स ही देगा। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट इक्वल, तो यहाँ पर हमें आंसर में ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है ग्रेटर देन लेस देन। तो ग्रेटर देन में ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है तो ट्रू आउटपुट पे मिलेगा, और अगर ए की वैल्यू बड़ी है ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर भी हमें ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। यानी कंडीशन ये चीज़ें क्या सिर्फ दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रही है, इसके लिए आपके पास ए और बी की वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद में आप इन सभी को एक ही प्रोग्राम के अंदर कंपेयर कर पाएंगे। सिमिलरली लेस देन और उसके बाद में लेस देन इक्वल टू, ये भी चीज़ यहाँ पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगी। इस प्रोग्राम के अंदर जो है हम लोगों ने ये सारे ऑपरेटर यूज़ करके देखे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। एक्स और वाई की दो वैल्यू हमने दे दी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट है ग्रेटर देन ऑपरेटर, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो एक्स क्या बड़ा है वाई से, तो 101 और 121 में, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? फॉल्स। ये देखिए आउटपुट भी आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ। इसके बाद में x अगर लेस देन है y के, तो ये कंडीशन डेफिनेटली ट्रू है। 101 जो है वो 121 से छोटा ही है, तो ट्रू आपको मिल जाएगा। इसके बाद में इक्वस टू, तो अगर x जो है वो y की वैल्यू के बराबर है, तो 101 जो है वो 121 के अगर बराबर है, तो उस कंडीशन में आपको ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि ये 101 है और ये 121 है, तो यहाँ पर आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। क्या x नॉट इक्वल टू y है? बिल्कुल है, तो ट्रू आपको मिल जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x जो है वो ग्रेटर देन है क्या y से? ग्रेटर देन है या उससे बराबर है? नहीं है, क्योंकि x तो 101 है और ये 121 है, तो फॉल्स में आपका आउटपुट देखने को मिल गया। क्या x छोटा है या इक्वल है y के? तो ये ट्रू कैसे हो गया? आप कहेंगे कि सर इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, छोटा है इसीलिए हमें ट्रू यहाँ पर मिला। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन एक साथ चलेगी। तो आपको समझ में आया होगा ऑपरेटर कंटिन्यू, जिसे आप बिल्कुल परफॉर्म करके देखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटर में असाइनमेंट में ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होते हैं? फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू। इक्वल टू के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो हमारा फर्स्ट में a इक्वल्स टू बी है, तो ये क्या करेगा कि a को b की वैल्यू असाइन करेगा। असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, यानी राइट साइड का जो ऑपरेंड है b, वो लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को अपनी वैल्यू असाइन करेगा। b की वैल्यू सपोज 5 हुई तो वो वैल्यू अब a की भी हो जाएगी। प्लस इक्वल्स टू, ये वाला सिंबल आपको प्रोग्राम्स में बीच बीच में बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो है ये भी एक तरह से ऑगमेंटेड ऑपरेटर है। इसमें भी इसका मतलब क्या होता है? तो ऐड 2 प्लस नंबर एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेंड, a प्लस इक्वल्स टू b। तो इसका मतलब होता है a प्लस इक्वल्स टू b, यानी a इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए a इक्वल्स टू a प्लस b, a इक्वल्स टू a प्लस b, a इक्वल्स टू a प्लस b, है ना। a प्लस इक्वल्स टू b, इसको शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर अगर आप b इक्वल्स टू या a प्लस इक्वल्स टू b लिखते हैं तो a इक्वल्स टू a प्लस b ये बनेगा। यानी आप उतना बड़ा न लिख करके आप ऐसा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से भी आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। सिमिलरली डिवाइड
तो दो नंबर जो है वो डिवाइड होंगे और रिजल्ट जो होगा वो लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ए स्लैश यानी ए डिवाइडेड इक्वल टू बी, तो डिवाइडेड इक्वल टू बी में यहाँ पर देखेंगे ए इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बी, तो ए डिवाइडेड बी जो रहेगा उसका रिजल्ट ए को असाइन हो जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई, सिमिलरली माइनस, फिर ये मॉड्यूलस, फिर डबल स्लैश लोअर डिवीज़न, फिर कैलकुलेट द पावर्स। तो आपको क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें लगा करके देखना है, और इसके लिए आपके पास ए और बी की दो वैल्यू होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपके दो कंडीशन के ऊपर काम करते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास एंड। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि दो कंडीशन को एक साथ लेके चलता है, यानी आपको अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आपको जो है वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है कि यहाँ पर दो वैल्यूज़ के बीच में कोई भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, है ना। रिटर्न ट्रू इफ एदर और बोथ कंडीशन आर ट्रू, यानी कोई एक कंडीशन या दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है तो भी आपको ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। एक कंडीशन है तो भी ट्रू करेगा, दोनों कंडीशन है तो भी ट्रू करेगा। नॉट की बात करें तो रिवर्स द कंडीशन, ये क्या करता है कि कंडीशन को उल्टा करके चेक करेगा। तो इस प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे यहाँ पर a इक्वल्स टू 30 b इक्वल्स टू 20, तो इफ़ a गेट इक्वल्स टू 30 एंड b इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो आपको प्रिंट में हेलो मिल जाना चाहिए। तो देखिए a की वैल्यू 30 है, हाँ बिल्कुल है, और b की वैल्यू 20 है ना। तो अगर ऐसा होता है यानी ये दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, यहाँ इक्वल्स टू सिंगल है, यहाँ डबल है, तो ये डबल वाला क्या हो रहा है कि ये 30 को कंपेयर कर रहा है a के साथ, कि ये जो 30 है क्या a की वैल्यू भी 30 है, तो हाँ बिल्कुल 30 है। b ये 20 है, और क्या b की वैल्यू भी 20 है, तो ये 20 और ये 20 इक्वल है, हाँ बिल्कुल है। तो ये दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल जाए हेलो। तो आउटपुट जब इस प्रोग्राम को आप रन करके देखेंगे तो आपको आउटपुट में हेलो मिल जाएगा। तो ये हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। सिमिलरली आप यहाँ पर और नॉट लगा करके भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इन सभी प्रोग्राम्स को आपको एक बार इनको रन करके देखना है। कल हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।